Hello students. So now we have reached to the video number 3 of our chapter power sharing, and in the previous video we had discussed the path taken by the Sinhala government in Sri Lanka to crush the minority of their country, and that was the Tamil speaking community people. तो कैसे 74% of the Sinhala speaking community people tried to dominate the Tamil speaking community on the basis of their majority, और उनके इस स्टेप से सब कुछ गड़बड़ हो गया एंड श्रीलंका कन्वर्टेड इनटू अ बैटलफील्ड. The civil war broke out in Sri Lanka, which resulted in killing of thousands of people. Clear? And Sri Lanka remained a disturbed zone for almost 3 decades. तो क्या वो गलती बेल्जियम ने भी दोहराई? श्रीलंका की तरह बेल्जियम में भी डिस्प्यूट था दो कम्युनिटीज के बीच में, एंड दीज टू कम्युनिटीज आर नंबर 1 डच स्पीकिंग पीपल एंड सेकंड वन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. क्या डच स्पीकिंग पीपल ने भी वैसा ही करने की कोशिश की? लेट्स फाइंड इट आउट. और हम देखते हैं कि द बेल्जियम लीडर्स, द बेल्जियन लीडर्स और द लीडर्स ऑफ बेल्जियम, दे वर मोर वाइजर एज कंपेयर टू द श्रीलंकन लीडर्स. What they did, both the community leaders, the Dutch speaking community leaders and the French speaking community leaders, they knew that if they would not resolve this dispute, it would finally lead to the violence and ultimately lead towards the partition or division of the country. So they sat together and they tried to find out the formula through which they could resolve their dispute. So what was this formula? तो वो हम देखते हैं. आपका टॉपिक नंबर 5 बन जाएगा कि वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियन लीडर्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. और वो कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए, आई हैव जस्ट नोटेड देम डाउन इन 5 पॉइंट्स. माय फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. These two community leaders, they sat together, had a deliberation, and finally they resolved their problem, their dispute, by making amendment, by bringing change in the constitution. They changed their constitution 4 times during 1970 to 1992, और this satisfied both the communities. और उन्होंने एक्चुअल में चेंज क्या लेकर आए थे, आपकी बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यू गेट दिस कि दे चेंज देयर यूनिटरी सिस्टम इनटू फेडरल सिस्टम. अब आपको ये समझना है कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है. तो वो आपको इसलिए भी जरूरी समझना है क्योंकि अगले चैप्टर में यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद द सेम टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम. बिल्कुल सिंपल है. यूनिटरी सिस्टम में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती, और अगर होती हैं तो दे आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यूनिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट. But in federal system, just like our country, India, there are 2 levels of government and power is mainly divided between these 2 levels, central government and state governments. ठीक है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी काम कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, तो स्टेट्स की सेपरेट गवर्नमेंट और सेंटर की अलग गवर्नमेंट. अब तक बेल्जियम में पहले यूनिटरी सिस्टम था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की वजह से अब बेल्जियम में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. Then we are moving to the point number 2, that is equal number of ministers in the central government. So जो पूरी बेल्जियम की जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बेल्जियम की, that will choose the equal number of ministers from both the communities, from the Dutch speaking community and French speaking communities, and they would not bring any important change in the law without the consent of अनदर कम्युनिटीज. यहां पे हम ये भी देखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे जब 2 कम्युनिटीज मान रही हैं, मेनली 2 बड़ी कम्युनिटीज, तो यहां पे जो थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो डच कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो 59% है पॉपुलेशन का, फिर भी वो 50-50 के फॉर्मूले पे मान रहे हैं. ठीक है, अब वो 50-50 के फॉर्मूले पे क्यों मान रहे हैं वो हमें पॉइंट नंबर 4 में पता लगेगा. अभी हम करते हैं पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 आपको क्या बता रहा है कि मोर पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. जो ऊपर वाले पॉइंट में मैं आपको बता चुका था कि बेल्जियम कन्वर्टेड इटसेल्फ फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम टू फेडरल सिस्टम, and more powers were given to the Wallonia region government and
Flemish region government. We can see that in Wallonia region, the French-speaking community people were in majority. तो नेचुरली वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों की गवर्नमेंट बनेगी हर टाइम, और जो गवर्नमेंट बनेगी दैट विल टेक केयर ऑफ द बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. इन द सिमिलर वे इन फ्लेमिश रीजन डच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल वर इन ह्यूज मेजॉरिटी, तो नेचुरली उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी और वो गवर्नमेंट अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी. तो इस तरीके से दोनों कम्युनिटीज को सेटिस्फाइड किया गया बाय गिविंग मोर पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. Now the point number 4, separate government in the capital. So apart from central government and the state governments, one more type of government was also installed in capital, and the capital of Belgium is Brussels. और ब्रसल्स की इस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. अब अगर आप ध्यान से सोचो अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपने किया था एथनिक कॉम्पोजिशन, तो ब्रसल्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज अब कर रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ब्रसल्स के अंदर 80% से ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, फिर भी वो 50-50 के फॉर्मूले पे मान रहे हैं कि दोनों कम्युनिटीज के, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. और वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने कॉम्प्रोमाइज किया. क्लियर? तो एक तरह से ऐसा फॉर्मूला, ऐसा बार्गेनिंग जिसमें दोनों पार्टीज कुछ कुछ एक दूसरे की बात को मान लेती हैं. ये था आपका पॉइंट नंबर 4. और पॉइंट नंबर 5 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब आप देखिए, एक गवर्नमेंट सेंटर की है, फिर स्टेट की भी गवर्नमेंट है, फिर उसके अलावा कैपिटल में भी एक गवर्नमेंट है, और इन तीनों गवर्नमेंट के अलावा एक और अरेंजमेंट किया गया बेल्जियम में, एंड इट वॉज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट. और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इलेक्ट की जाएगी वो हर कम्युनिटी की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और दैट मींस डच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल विल हैव देयर सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल विल हैव देयर सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल विल हैव देयर सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट. And this community government will take care of the issues like education, language, culture, etc. तो वो उनका jurisdiction बनेगा, वो उन jurisdiction के ऊपर community government काम करेगी. तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को अडॉप्ट किया गया ताकि बेल्जियम के अंदर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके. तो फाइनली दिस डिस्प्यूट वॉज रिजॉल्व इन बेल्जियम, which otherwise would have led towards the partition of the country or division of the country. So I hope now you understood the importance of power sharing. One country ignored this concept, undermined this concept, and the country was Sri Lanka, and it led to the civil war. And another country tried to work out the dispute on the formula of power sharing, and finally this dispute was resolved. तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. अब जो आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा है उसको हम एक टॉपिक नंबर 6 के रूप में देखेंगे, और आप ये मान के चलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अगर मैं यूं कहूं कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये कंक्लूजन है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. अब इसको अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि इसके अटेम्प्टेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. वन इज द डायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन. और दूसरा तरीका ये है कि गिव द prudential and one moral reason to explain that why power sharing is desirable. तो कान इधर से पकड़ने की बजाय घुमा के पकड़ा हुआ है, दोनों का सेम आंसर आएगा. यहां से आपका आंसर दोनों में शुरू है. अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे दो बड़े रीजन है. वन इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल रिलेटेड टू प्रूडेंस, और प्रूडेंस जनरली अगर आप उसका हिंदी वर्ड देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, समझदारी. तो प्रूडेंस समझदारी विच इज बेस्ड ऑन अवर कैलकुलेशंस, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस और व्हाट कैन ब्रिंग हार्म फॉर अस. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस कैलकुलेशन को अगर हम बेस बनाएं, रीजनिंग करें, ऑन द बेसिस ऑफ अवर रीजनिंग हम क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. और मॉरल रीजन इज रिलेटेड टू मोरालिटी.
मॉरल रीजन का कुछ भी प्लस और माइनस से लेना नहीं है। जैसे अगर आपको किसी की हेल्प करनी है और हेल्प करते हुए आपका नुकसान होगा तो फिर वो आपका प्रूडेंशियल रीजन है, आप कैलकुलेट कर रहे हो कि ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन मोरालिटी हमें टीच करती है कि भाई हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, चाहे कितना मर्जी नुकसान हो। तो वो हो गया आपका मोरल एस्पेक्ट। तो हम दोनों एस्पेक्ट में समझेंगे पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो प्रूडेंशियल रीजन का पहला पॉइंट है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। Power sharing is desirable, is important because if we will ignore this concept, it will lead towards the conflict, violent conflict. It will lead towards the struggle between the communities. जिसको पावर नहीं मिल रही है वो उस पावर को लेने के लिए वायलेंस करेगा, स्ट्रगल करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। सो इट विल क्रिएट एनार्की इन द स्टेट, इट विल क्रिएट डिसऑर्डर इन द स्टेट। So if we want to avoid the conflict, then we have to share the power between all the communities. Clear? Is it clear? And even you can give the example of Sri Lanka here to justify your point. So this is your point number 1. Then point number 2, that is bring stability. If we are sharing the power, if the government is sharing the power, giving everyone the equal chances, then there will be stability in the country. If there is if we are avoiding or if we are ignoring or undermining this concept of power sharing, then it will lead towards the violence, disorder and instability. So power sharing is desirable because it brings stability in the government. So this is your point number 2. और इसी स्टेप्स पे चलते हुए हम तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं, bring growth, progress. अब progress or growth can only come when there is a stability in the country. When stability is there, people, they are busy in doing their work, they are carrying their responsibilities, fulfilling their duties, then it will lead towards the growth of everyone. But if there is disturbance, instability, then there are no chances of growth. So growth will only come when peace is there. ठीक है, तो ग्रोथ के लिए प्री कंडीशन जो है वो स्टेबिलिटी का होना, पीस का होना जरूरी है। इन तीनों पॉइंट से आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल दीज आर आवर कैलकुलेटिव पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स हाउ प्रूडेंशियल रीजंस शोज दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नाउ मूव टू दिस पार्ट, दैट इज द मोरल रीजन विच इज रिलेटेड टू अवर मोरालिटी। अब मोरालिटी क्या कहती है हमें? पावर शेयरिंग इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी foundation can be laid only on the concept of power sharing. डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर लोग जो है वो बराबर हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, तभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इफ पीपल आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, देन दैट कंट्री कैन नॉट बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इट इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट पावर शेयरिंग नो कंट्री इज रिस्पेक्टेड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और डेमोक्रेसी, पॉइंट नंबर 3 आपको बताता है, डेमोक्रेसी डिमांड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पावर में आने की, किसी को रोका नहीं जाएगा, नो मैटर ही और शी बिलोंग्स टू मेजॉरिटी ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप। सो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। So in the end we can conclude that this moral reason कि power sharing is the soul or spirit of democracy. It is the spirit of democracy, soul of democracy. जैसे एक बॉडी में सोल नहीं है तो वो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। तो सोल जो है वो बॉडी को लाइफ प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे पावर शेयरिंग कंसेप्ट प्रोवाइड्स लाइफ टू अवर डेमोक्रेसी। इट इज द सोल और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया। आप इन्हीं टॉपिक्स को इन्हीं पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड इन दिस वे वी हैव कवर्ड द 2 बिग टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. Now we will cover the last topic, different forms of power sharing, in our next video. Thank you for watching. Have a nice day.